तो बच्चों चलिए, डिफरेंशिएशन हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर 4 में बता दिया था बेसिक मैथ्स के। अब हम बात करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन की। यहाँ पे इंटीग्रेशन पे भी उतनी ही बात करें जितने से हमारे फिजिक्स का काम चल जाता है। मैं इसको एज ए टूल बता रहा हूँ, कंप्लीट एनालिसिस नहीं है ये। तो जिससे फिजिक्स का काम चल जाए, मैथ वाले बच्चे मैथ सब्जेक्ट में अलग से पढ़ सकते हैं, नीट वालों को इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंटीग्रेशन बात करते हैं, इंटीग्रेशन का जो मीन्स है वो कहीं ना कहीं एरिया कैलकुलेशन से है, एरिया कैलकुलेशन से है, एरिया कैलकुलेशन से है। और इसको रिप्रेजेंट करने का जो सिंबल होता है कुछ इस टाइप से होता है, और यहाँ कोई फंक्शन होगा, सपोज x का है तो ये dx। जैसे अभी आपने पीछे देखा था कि डिफरेंशिएशन लास्ट वीडियो में, डिफरेंशिएशन में कुछ dx का डिवाइड होता था, d ऑपरेटर होता है, dx का डिवाइड होता था। यहाँ पे ये एक सिंबल ये जो मैंने बनाया हुआ है, और ये कोई फंक्शन लिखा जाएगा, यहाँ पे भी कोई फंक्शन ऑफ x लिखा जाता है, और यहाँ पे dx डिवाइड होता था, यहाँ मल्टीप्लाई होता है। डिवाइड होने से रेट निकलता है, मल्टीप्लाई होने से प्रोडक्ट मतलब एरिया कहीं ना कहीं फाइंड आउट होता है। ठीक है, तो एरिया कहीं ना कहीं निकलेगा इसमें, तो हम उसकी बात करने जा रहे हैं। तो इंटीग्रेशन का जो फिजिक्स में यूज़ है वो एरिया कैलकुलेशन में यूज़ है। तो चलिए हम सबसे पहले इसके स्टार्टिंग ही इसमें बेसिक फॉर्मूलों से होती है, तो बेसिक फॉर्मूलों की बात कर लेते हैं। बेसिक फॉर्मूलास, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास है इंटीग्रेशन x टू पावर n dx, x टू पावर n dx। x पावर n dx का फॉर्मूला होगा x टू पावर n प्लस 1, जो पावर दी है वो 1 ऐड हो जाएगी, वो बची जो नई पावर बनी न्यू पावर उसी का डिवाइड हो जाएगा, प्लस एक c लिखते हैं, कांस्टेंट होता है, दिस c इज कांस्टेंट। आखिर इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, क्योंकि हम बिना लिमिट के इंटीग्रेशन यूज़ कर रहे हैं तो एक कांस्टेंट होगा, तो इसको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। और जब डेफिनेट इंटीग्रेशन आएगा जिसमें हम लिमिट्स यूज़ करेंगे यहाँ बॉटम पे और टॉप पे, तो वहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू नहीं यूज़ करनी होती है। ठीक है, तो ये आपके पास कांस्टेंट आ जाएगा और ये x पावर n dx हो जाएगा। क्लियर। तो जैसे इसके एग्जांपल के तौर पे हम बात कर लेते हैं, कुछ 2-3 एग्जांपल ले लेते हैं। बट एक चीज़ और मैं आपको माइंड करा दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, इसके लिए वैलिड नहीं होता है। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, इंटीग्रेशन x पावर 5 dx। तो आप लिख सकते हैं x टू पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1, इट मीन्स x पावर 6/6 डायरेक्टली, और प्लस c लगा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंस नहीं है, लिमिट लगाएंगे तो c हट जाएगा, बाकी आप फिजिक्स में इतने से काम चला सकते हैं। ठीक है, अब कहीं आपके पास लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 1 अपॉन x पावर 3 dx, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन x पावर x पावर 3 था dx, तो चलिए इसको x पावर -3 dx लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा x पावर -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1, इट मीन्स दिस बिकम्स x पावर -2 अपॉन -2। एम आई राइट? देन योर आंसर बिकम्स 1 अपॉन -1 अपॉन 2x², दैट्स योर आंसर। x पावर -2 को नीचे ले गए, -2 लिखा हुआ है। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx, तो ध्यान दें इंटीग्रेशन x पावर -1 इंटू dx आ जाएगा, एंड दिस इज़ नॉट वैलिड। क्यों? मैं ऊपर लिख चुका हूँ n-1 नहीं होना चाहिए, तो वैलिड नहीं, इसका कुछ अलग फॉर्मूला होता है भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 5 की पावर 7 लिखा हुआ है dx, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन x प्लस 5 की पावर -7 इंटू dx। अब यहाँ पे देखें तो x प्लस 5 की पावर -7 प्लस 1, -7 प्लस 1 -6 हो जाएगा, और -6 का डिवाइड कर देंगे तो 1 अपॉन 6 x प्लस 5 की पावर 6 आ जाएगा। दैट बिकम योर आंसर। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ x ये तभी यूज़ कर सकते हो जब x का कोई फैक्टर नहीं था, कोई मल्टीप्लाई नहीं था, कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं थी, और अगर ऐसा कुछ होता है फैक्टर मल्टीप्लाई, तो चेन रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम बात करने जा रहे हैं अगला,
तो पहला था ये एल्जेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। दूसरा हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, फॉर्मूला नंबर 1 था ऊपर, इसको फॉर्मूला नंबर 1 कह देते हैं। फॉर्मूला नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स टू पावर एन डी एक्स। जैसे डिफ्रेंशिएशन में था, ए कोई कांस्टेंट होगा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन डी एक्स बनेगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी ए एक्स टू पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। ये कोर फार्मूला हो गया, प्लस सी कांस्टेंट यूज़ करना है। तो यहाँ पे भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 5x पावर 3 dx, तो इसमें 5 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 3 dx बचेगा। 5 बाहर हो गया है, x पावर 3 का हो गया x पावर 4/4 प्लस सी बिकम्स योर आंसर। ये आप पास इसका आ चुका है। फॉर्मूला नंबर 3, अगर आपसे बात की जाए इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट इंटू डी एक्स, तो इसमें कांस्टेंट इंटू डी एक्स यानी कि ए इंटू डी एक्स, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बन जाएगा। और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स को आप लिख सकते हैं एक्स, तो कांस्टेंट इंटू एक्स हो जाएगा। मेनली मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि इंटीग्रेशन डी एक्स सिर्फ लिखा हो, कुछ नहीं लिखा हो, तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं, डी एक्स लिखा है तो एक्स पावर 0 तो लिख ही सकते हैं इसको हम, इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन डी एक्स है तो इसको मैंने ऐसे सेट कर रखा है, एक्स पावर 0 इंटू डी एक्स, और एक्स पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो एक्स पावर 0 प्लस 1 यानी एक्स हो गया, तो एक्स अपॉन 1 एक्स आ गया, प्लस सी, तो ये एक्स आंसर आ चुका है आपके पास। ठीक है, यानी कि आपको कहीं भी इंटीग्रेशन डी वाई दिख रहा है तो इसको सिर्फ वाई लिख दीजिए, इंटीग्रेशन डी जेड दिख रहा है तो इसको सिर्फ जेड लिख दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी दिख रहा है तो ये सिर्फ टी बन जाएगा। हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ 5 डी एक्स दिख रहा है तो 5 बाहर करिए और डी एक्स का एक्स बन जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 7 डी वाई दिख रहा है तो 7 बाहर करिए, डी वाई का वाई बन जाएगा। तो ये आपके पास कुछ आंसर्स लिखे हो, तो इस टाइप से आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। ठीक है, हाँ, ऊपर मैंने बताया था कि जो पहला फॉर्मूला है वो 1 अपॉन एक्स के लिए यानी एक्स पावर -1 के लिए वैलिड नहीं होता, तो उसका एक अलग से फॉर्मूला है 1 अपॉन एक्स डी एक्स। ये जो होता है ये log x आता है, ln x आता है। अब मैं आपको बता दूं, डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। यानी कोई फंक्शन दिया है उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करिए, इंटीग्रेट कर दीजिए और फिर एक बार डिफ्रेंशिएट करिए, आप उसी फंक्शन तक पहुंच जाएंगे। यानी कि फंक्शन से डिफ्रेंशिएशन किया, फिर डिफ्रेंशिएशन से फिर उसका इंटीग्रेशन कर दिया तो आप फिर फंक्शन तक पहुंच जाएंगे, या फंक्शन से इंटीग्रेशन करिए, इंटीग्रेशन करने बाद फिर डिफ्रेंशिएशन करिए तो आप फिर फंक्शन तक पहुंच जाएंगे। तो यानी कि एक दूसरे रेसिप्रोकल हैं। तो आप पीछे ध्यान करिए, log x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स था, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log यानी कि ln x आ जाएगा। तो ये भी अपने आप में चौथा फॉर्मूला है। पांचवा फॉर्मूला है, मैं एक्सपोनेंशियल बता दूं, e पावर x dx का e की पावर x ही होता है, बाकी चेन रूल में कुछ अलग होगा तो वो दिखा देंगे आपको। इतनी बात क्लियर होगी। अब मैं आता हूँ, एल्जेब्रिक हो गया है, एक्सपोनेंशियल हो गया, लॉगरिथम्स हो गया। अब बात करते हैं 6 नंबर की, ट्रिग्नोमेट्रिकल, साइन x dx। आपको याद है अभी मैंने वहाँ साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस बताया था, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस साइन का इंटीग्रेशन कॉस बन जाएगा, तो यहाँ पे एक माइनस टर्म आ जाए, माइनस कॉस एक्स बनेगा। 7 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस था तो कॉस का इंटीग्रेशन सिर्फ साइन एक्स आएगा, बाकी कॉट से कॉसेक की हमें ज़रूरत नहीं, इतनी मैथ से हमारा काम चल जाता है। इस टाइप के हम फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं। 8th नंबर फॉर्मूला बता दूं, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर है, इंटीग्रेशन ऑफ f1 प्लस f2 इंटू डी एक्स की बात करें, प्लस माइनस भी हो सकता है, तो दिस डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर, तो इंटीग्रेशन f1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f2 dx, इसको यूज किया जा सकता है प्लस माइनस यूज़ करके। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं एक एग्जांपल लूँ, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 3 प्लस 2x की पावर 7 dx, तो सिंपली ये दो इंटीग्रेशन बन जाएंगे, x पावर 3 dx, तो x पावर 3 के साथ ये सिंबल आएगा और dx भी आ जाएगा,
प्लस फिर सिंबल आएगा इंटीग्रेशन का 2x⁻7 के साथ और साथ में dx भी आ जाएगा। x⁻3 का होगा x⁻4/4 प्लस इसमें 2 बाहर आ जाएगा, x⁻7 का होगा x⁻8/8 और प्लस सी आप चाह रहे हैं तो लगा दें, नहीं तो छोड़ दें, ये आपके पास आंसर बन जाता है। तो प्लस माइनस जो भी दिया हो तो वो साइन यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट की ज़रूरत होती नहीं है हमें, और अभी बेसिक पे ज़रूरत नहीं, जब होगा हम उस पर डिस्कशन कर लिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम चेन रूल बता देते हैं। 9th नंबर, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx, इसका अभी आपने लिखा साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। एग्जैक्टली यहाँ x है और x के साथ इंटीग्रेशन होना है, तो यहाँ पे एक चीज़ डिवाइड होती है। जैसे वहाँ पे चेन रूल मल्टीप्लाई होते हैं dx/dx, बाय डिफ़ॉल्ट वो 1 होता तो दिखता नहीं था, यहाँ पे 1 है, डिवाइड में दिख नहीं रहा है, तो वहाँ पे चेन रूल में जो आपने मल्टीप्लाई करा था एक्स्ट्रा स्टेप, यहाँ पे वो डिवाइड कर दी जाती है। तो जैसे मैं यहाँ लूँ इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x dx, तो इसका आंसर माइनस कॉस ही आना है, सेम फंक्शन है कॉस 5x ही आना है, लेकिन d/dx ऑफ 5x का डिवाइड हो जाएगा और 5x का डिफ्रेंशिएशन होता है 5, देन योर आंसर बिकम्स -1/5 cos 5x। अगर आपको याद हो तो वहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे 5 का डिवाइड हो रहा है। तो बस चेन रूल डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन सेम टाइप के, उसमें जिस चेन रूल के पार्ट का जो एक्स्ट्रा स्टेप ऐड करते थे यानी मल्टीप्लाई करते थे, वो स्टेप यहाँ पे डिवाइड होकर आ जाएगी। ऐसे और आगे बढ़ते हैं, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻−3x dx। तो e⁻x का इंटीग्रेशन अभी मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा है, e⁻x का इंटीग्रेशन सेम e⁻x ही होता है, ये लिखा हुआ देखिए दिस वन 5th नंबर e⁻x होता है, लेकिन इसका भी e⁻−3x ही होगा, लेकिन ये तभी होता है जब यहाँ सिर्फ x होता है। तो यहाँ पे एक डिवाइड होगा d/dx ऑफ -3x का, और -3x का डिफ्रेंशिएशन जो होगा 3 है वो बाहर आ जाएगा, देन योर आंसर बिकम्स -1/3 e⁻−3x, दैट्स बिकम्स योर आंसर। तो इस टाइप से हम इंटीग्रेशन यूज़ कर सकते हैं। तो ये अभी तक जो थे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन था, जिसमें कोई लिमिट नहीं थी, यानी कि एरिया की अपनी एक लिमिट होती है, तो इसमें कोई लिमिट नहीं थी। अब मैं आपको एरिया निकालना दिखाता हूँ, एरिया होता क्या है। ठीक है, पहले डेफिनेट इंटीग्रेशन बता दो, लिमिट्स बता दो इसमें क्या होती हैं लिमिट्स। जैसे मैंने किसी एक फंक्शन को f(x) का कोई फंक्शन था dx, इसको इंटीग्रेट किया इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पे, तो इसका डिफ्रेंशिएट होके x का ही कोई एक फंक्शन बनेगा f'(x) कह दिया। इसमें कोई लिमिट नहीं, तो इसमें +c यूज़ किया जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक लिमिट लग दूँ a और एक b और f(x) dx ऐसा लिख दूँ, तो अभी आप a और b को इग्नोर करें, ये लिमिट्स क्या हैं मैं बताता हूँ। f का इंटीग्रेशन करेंगे तो f'(x) ही आएगा, और इसको मैं ऐसे ब्रैकेट लगा करके लिमिट्स रखूँ a और b। अब जो x का फंक्शन बना है, यहाँ पे a जो होती है इसको कहा जाता है लोअर लिमिट, इसको बोला था अपर या हायर लिमिट, अपर लिमिट। तो x का जो भी फंक्शन बना है उस फंक्शन में ध्यान दिए, उस फंक्शन में x प्लेस पे एक बार b रखिए, फिर माइनस साइन लगाइए, उस फंक्शन में f के प्लेस पर x के प्लेस पर एक बार a रख दीजिए, और ये आपका आंसर हो जाता है। यहाँ पे c की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन हो चुका है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ x² dx, और यहाँ 2 से लेकर के 5 है, तो अभी लिमिट से कोई फ़र्क नहीं पड़ना। x² का सिंपली हम इंटीग्रेशन करें तो x³/3 हो जाएगा, ब्रैकेट लगाया जैसे ऊपर दिख रहा है यहाँ पे, और 2 to 5, 2 लोअर लिमिट से 5 अपर लिमिट से, तो 1/3 तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। x⁻3 में फंक्शन में लिमिट लगती है 2 से 5 तक। अब गौर से देखिए 1/3, अब x के प्लेस पर 5 रखना है, तो x की क्यूब था तो ये फंक्शन 5 का क्यूब बन जाएगा, माइनस x के प्लेस पर 2 रखना है तो 2 फंक्शन 2 का क्यूब था, 5 का x का क्यूब था तो 2 का क्यूब बन जाएगा। दिस बिकम्स 1/3, 5 का क्यूब 125 माइनस 2 का क्यूब 8। ठीक है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान है। जैसे मैं एक और ले लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर,
अगर मैं एग्जांपल तौर पे एक और फंक्शन ले लूँ, सपोज इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx, लिमिट मैं ले लेता हूँ π/3 से π/4, π/3 नहीं सॉरी π/6 कर देता हूँ, π/6 से π/4। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन सिंपली मैं देखूँ तो क्यों यहाँ 2x है तो माइनस कॉस 2x होगा ही होगा, और डिवाइड में d/dx ऑफ 2x हो जाएगा जो कि 2 आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन आ गया माइनस का 1/2 कॉस 2x, प्लस सी लिखते अगर लिमिट नहीं लगी होती, लेकिन अगर लिमिट लगी तो 1/2 बाहर आ जाएगा, लिमिट लग जाएंगी π/6 से π/4। अब देखिएगा ध्यान से, तो -1/2 कॉस का फंक्शन है, एक्स के प्लेस पर पहले अपर लिमिट π/4 लगानी है, कॉस 2 एक्स के प्लेस पर π/4 लगानी, फिर माइनस लगाना है, फिर कॉस का ही फंक्शन लिखना है 2 एक्स के प्लेस पर π/6 लगाना है। -1/2 दिस इज π/2, 2 कैंसिल हो, π/2 cos 90 होता है 0, माइनस दिस इज π/3, π/3 हो cos 60, cos 60 होता है 1/2, -1/2 दैट बिकम्स +1/4, दिस बिकम्स योर आंसर। ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से हम इंटीग्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली अब इतने इंटीग्रेशन बहुत होते हैं। अब मैं एरिया कैलकुलेशन दिखा देता हूँ, एरिया कैलकुलेशन। आगे किस एरिया को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे सपोज ये आपका XY प्लेन में कोई एक ग्राफ आप बना देते हैं, दिस वन ऐसे करके। तो अगर इस पॉइंट पे मैं छोटा सा ये पार्ट लूँ ऐसे, यहाँ पे y की ये कोई वैल्यू होगी, थोड़ा सा और बढ़ जाओ तो y की वैल्यू मान लेते चेंज नहीं होती है, तो ये भी y होगा। इसमें x में एक स्मॉल चेंज आया dx। तो अगर मैं पूछूँ ये एरिया कितना है, इतना छोटा सा एरिया कितना है, तो इस एरिया को आप कहेंगे, इसको रेक्टेंगल जैसा मान लो, लेंथ और विथ, तो आप पास y इंटू डी एक्स, ये छोटा सा एरिया आ जाएगा, इसको स्मॉल एरिया dA कहेंगे। अगर मैं इसी को इंटीग्रेट कर दूँ तो आपके पास एरिया आ जाएगा इंटीग्रेशन y dx, ये नेट एरिया आ जाएगा y dx। तो इंटीग्रेशन y dx जो हमारे पास है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन y dx को कहा जाता है एरिया अंडर एक्स वाई ग्राफ या वाई एक्स ग्राफ कह सकते हैं, ग्राफ विथ एक्स एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल टर्म लिखे हुए हैं, वाई लिखा है और एक्स लिखा है, तो ये एरिया अंडर एक्स वाई ग्राफ कहलाएगा। लेकिन क्योंकि डी जो लगा है वो एक्स के साथ लगा है, इसे एक्स एक्स के साथ कवर्ड एरिया, ये एरिया आ गया। अगर इसी में ही मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर दूँ, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल डेफिनेट कर दूँ, तो ये भी ये सेम चीज़ कहलाएगा, बट डेफिनेट हो जाए। जैसे मैं मान लूँ ये एरिया ब्लू कलर से एक्स इनिशियल की वैल्यू ये है, एक्स फाइनल की वैल्यू ये है, तो ये पूरा एरिया मैं सिलेक्ट कर लूँ, तो ये पूरा एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ विथ एक्स एक्सिस होगा अंडर गिवन लिमिट्स ऑफ एक्स इनिशियल एंड एक्स फाइनल। अगर मैं कहीं पे ये एरिया सिलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस टाइप से, ये दिस वन एंड दिस वन, ये जो एरिया आएगा दिस एरिया, यहाँ y की इनिशियल वैल्यू है और y की फाइनल वैल्यू है, तो इस एरिया को कहा जाएगा दिस वन इंटीग्रेशन x dy। वाई एक्स ग्राफ के बीच में अभी भी है, x और y के बीच में, अब d किसके साथ लगा, y के साथ, तो y की लिमिट्स लगेंगे x dy और लिमिट yi से yf, इसको कहा जाएगा एरिया अंडर एक्स वाई ग्राफ या वाई एक्स ग्राफ विथ वाई एक्सिस, कवर्ड विथ वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस साथ घेरा गया, तो इसे वाई की लिमिट लग गई है। ठीक है, तो ये एरिया निकालना बड़ा आसान होता है। कोई फंक्शन दिया जाएगा, चाहे वो पैराबोला हो, स्ट्रेट लाइन हो, किसी को आप इसका यूज़ कर सकते हैं। फिजिक्स में कहाँ पे एरिया यूज होता है, तो मैं फिजिक्स की बात कर लूँ। फिजिक्स में एरिया जो यूज होता है कुछ इस टाइप से, मैं पेज ट्रैक कर देता हूँ अगला। फिजिक्स में जो एरिया यूज होते हैं, आपको कहीं ना कहीं पोजीशन टाइम ग्राफ एरिया दिया होगा, ये आपके पास टाइम है, एक्सिस पोजीशन,
तो अगर ग्राफ ऐसे जा रहा है तो दिस वन, ये जो एरिया आएगा ऊपर वाला, ये एरिया पॉजिटिव काउंट होता है, पहले तो ये समझ लीजिए। और ये एरिया जो होता है, दिस वन ब्लू कलर से मैं कर देता हूँ, दिस ये एरिया निगेटिव एरिया काउंट होगा। ध्यान रखिएगा, ये निगेटिव एरिया होगा, ये पॉजिटिव एरिया होगा, ठीक है। और पोजीशन टाइम ग्राफ का एरिया विद टाइम एक्सेस, तो एक्स और टी ग्राफ है विद टाइम एक्सेस है, तो इस एरिया को यहाँ बोला जाएगा दिस एरिया इंटीग्रेशन एक्स डी टी, क्योंकि एक्स और टाइम ग्राफ का एरिया पोजीशन टाइम ग्राफ का एरिया है, बट टाइम एक्सेस के साथ कवर्ड है। देखो टाइम एक्सेस के साथ कवर्ड है, ये देखिए, ठीक है। तो ये एक्स डी टी कहा जाएगा इसको, क्लियर है। तो ये आपके पास एरिया एक्स टी का ग्राफ का हो जाएगा, ठीक है। बट एक्स टी ग्राफ के एरिया का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, ध्यान रखिए, नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। पोजीशन टाइम ग्राफ के एरिया कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। हाँ, इसके स्लोप की बात करें तो इसका स्लोप आपको वेलोसिटी देता है, ठीक है। अब आगे आते हैं, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ एरिया दे लेते हैं। अगर आपके पास वी टी ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो इससे दो चीज़ें निकल आती हैं इस टाइप से, टाइम टी ये वेलोसिटी है। अब इसका ग्राफ कहीं ऐसे जा रहा है इस टाइप से, तो एक ग्राफ में ये कवर कर लेता हूँ, तो ये जो ग्राफ आएगा ये आपको डिस्प्लेसमेंट देगा, ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होगा। और अगर मैं नीचे कहीं बात करूँ डाउनवर्ड, क्योंकि नेगेटिव वेलोसिटीज़ है, तो दिस वन इज नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे एरिया जो आएगा इंटीग्रेशन वी डी टी लिखा जाएगा, वी डी टी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का टाइम एक्सेस के साथ घेरा गया एरिया, कवर्ड एरिया, इसी को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास जो आएगा उसको एक्स कह दें या डिस्प्लेसमेंट एस कह दें, तो इंटीग्रेशन वी डी टी होगा। और फिर आपको लिमिट लगानी तो कितने टाइम से कितने टाइम तक, तो इनिशियल से फाइनल तक लगा दीजिए। तो वी टी ग्राफ का एरिया हमको डिस्प्लेसमेंट देता है टाइम एक्सेस के साथ। अब आपको ये पता होना चाहिए, पीछे बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में, इसका स्लोप जो होते देता है डी वी बाई डी टी होता है, वो एसिलरेशन देगा, ए एसिलरेशन देता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। अब तीसरा पॉइंट है ए टी ग्राफ, एसिलरेशन टाइम ग्राफ कहीं मिल जाए, और यहाँ पे सारे ग्राफ फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे, सेकंड थर्ड में टाइम नेगेटिव होगा, नेगेटिव टाइम का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। तो कहीं ए टी ग्राफ मिल जाए तो इसमें वही चीज़ करनी है, टाइम टी ए एरिया, सॉरी ए एसिलरेशन है। और यहाँ पे अगर ये एरिया आपको मिल रहा है तो ये पॉजिटिव एरिया है, और यहाँ नीचे कहीं एरिया मिल रहा है तो ये निगेटिव एरिया है, ठीक है। तो एरिया ऑफ वी, इसका एरिया होगा टाइम एक्सेस के साथ कवर्ड एरिया, तो इंटीग्रेशन ए डी टी कहा जाएगा। और टाइम कुछ लिमिट्स लग सकती हैं इनिशियल से फाइनल तक। ये जो देता है चेंज इन वेलोसिटी देता है, कई बच्चे इसको वेलोसिटी लिख लेते हैं, बट ध्यान दें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चेंज इन वेलोसिटी मिलता है। क्या मिलता है? चेंज इन वेलोसिटी। ये होता है एरिया अंडर ए टी ग्राफ, एरिया अंडर ए टी ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ विथ टाइम एक्सेस, विथ टाइम एक्सेस। हाँ ध्यान दें, अप साइड का एरिया पॉजिटिव काउंट होना है, डाउन का निगेटिव। तो नेट पॉजिटिव आया तो इसका मतलब है कि आपकी वेलोसिटी बढ़ी होगी, और नेट निगेटिव आया है तो आपकी स्पीड यानी वेलोसिटी कम हुई होगी। तो ये इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस हैं, बाकी एग्जांपल पर यूजेस करके आप चेक कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन में इतना ही, अगर आपको इतना आ जाता है तो आपकी मैथमेटिक्स, बेसिक मैथ यानी काइनेमेटिक्स को चलाने के लिए जो मैथ चाहिए उतनी मैथ आपकी पूरी हो जाती है। कोई फंक्शंस, कोई भी ऐसी चीज़ आपको लगी हो कि आपसे ये पढ़ने के बावजूद नहीं हो पा रही है, तो प्लीज़ आप कमेंट में अपने क्वेश्चन को डाल दीजिए। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको उसके सॉल्यूशंस बता सकूं और सिखा सकूं जो भी चीज़ इसमें रह गई है। तो प्लीज़ ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करने की ज़रूरत है, और जो भी रिक्वायरमेंट है आप अपने कमेंट्स ज़रूर करें, आपको कैसा लगा पढ़ करके, आपने कुछ सीखा या नहीं, तो जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं और भी अच्छे वीडियोज़ यहाँ पर बना सकता हूँ। ओके, थैंक यू।